हेलो गाइस, मेरा नाम राजेश कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। आखिर राष्ट्रवाद के उदय के पीछे क्या कारण रहे, हम इन तमाम कारणों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने का प्रयत्न करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि आर्थिक कारण क्या रहे, और इसके साथ ही साथ हम लोग अगला देखेंगे इसके पीछे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का किस प्रकार से योगदान रहा, और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया राष्ट्रवाद के उदय के पीछे, और इसके साथ ही साथ ब्रिटिश शासकों का किस प्रकार से योगदान रहा, पत्र पत्रिकाओं का किस प्रकार से योगदान रहा। इन तमाम कारणों को हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम लोग बात करें राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद यूं ही उत्पन्न भारत में नहीं हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की ब्रिटिश सरकार द्वारा नीतियां अपनाई जा रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक कथन जो काफी फेमस है कि पश्चिमी की बेड़ियों को पश्चिमी हथौड़े से तोड़ने का कार्य किया गया। यह कोटेशन जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई थी, और जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स द्वारा आधुनिक प्रणालियां लाए गए, जिसके अंतर्गत डाक तार संचार जैसी प्रणालियां, रेलवे लाया गया, आधुनिक शिक्षा लेकर आया गया। तो ये जो व्यवस्थाएं, जो नीतियां जो ब्रिटिशर्स द्वारा अपनाई गई, भारत के अंदर जो स्थापित की गई इन विभिन्न व्यवस्थाओं को, उसी का परिणाम यह होता है कि एक तरफ जहां ब्रिटिशर्स को इससे फायदा तो हुआ ही, इसके साथ ही साथ हम लोग यह भी देखते हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो भारत में एक राष्ट्रवाद की लहर भी इन विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं और नीतियों के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि पश्चिम की बेड़ियों, अर्थात पश्चिम की बेड़ियों का यहाँ पर मतलब है ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई और लाई गई भारत में विभिन्न प्रकार की नई व्यवस्थाएं, और इसके विपरीत हम लोग को भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न होता हुआ देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं इसके आर्थिक कारण की। और यदि हम लोग दोस्तों आर्थिक कारण की यदि हम लोग बात करें, तो हम लोग इसके अंतर्गत पाएंगे कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स द्वारा आर्थिक नीतियां अपनाई गई भारत में। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से इनके द्वारा भू राजस्व की नीति अपनाई गई, कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, विऔद्योगिकरण किया गया। तो ये तमाम जो थी ये ब्रिटिशर्स द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां थी, जो भारतीयों के लिए भारत में अपनाए गए, और जिसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि इन जो ये विभिन्न प्रकार की जो नीतियां अपनाई गई, आर्थिक नीतियां अपनाई गई, चाहे वो भू राजस्व की नीति हो, जिससे कि अत्यधिक लगान वसूलने पर ध्यान दिया गया, और भारतीयों से लगान अत्यधिक वसूला गया, किसानों से लगान अत्यधिक वसूला गया, और जिसका परिणाम क्या हुआ, भारतीयों का इससे अत्यधिक शोषण हुआ। क्योंकि इनके द्वारा ब्रिटिशर्स द्वारा अंग्रेजों द्वारा एक तरफ ज्यादा से ज्यादा लगान तो वसूला जाता था, लेकिन उसके कारण कहीं ना कहीं जो ये भारतीय थे, जो किसान थे, उनको जो बिचौलिए हुआ करते थे, साहूकार महाजन जो हुआ करते थे, उनसे ऋण लेने जाना पड़ता था, जो कि काफी ऊंची ब्याज दरों पर दिया करते थे। और इसके साथ ही साथ कृषि का वाणिज्यीकरण, अर्थात जो अत्यधिक जो पैसों वाली जो फसलें हुआ करती थी, वाणिज्यिक जो फसलें हुआ करती थी, उस पर ब्रिटिशर्स द्वारा ध्यान दिया गया, और इससे कहीं ना कहीं जो जीविका के लिए और खाने वाली जो फसलें हुआ करती थी उसको हतोत्साहित किया गया, और जिससे कि भूखमरी और अकाल जैसी परिस्थितियां का सामना भी इनको कहीं ना कहीं करना पड़ता था। और कृषि के वाणिज्यीकरण से भी हम लोग देखते हैं कि एक प्रकार की नई बाजार प्रणाली भारत में स्थापित होता हुआ देखने को मिलता है, जिससे एक नया बिचौलिया वर्ग भी सामने आता हुआ देखने को मिलता है, और जिससे परिणाम यह होता है कि एक तरफ जहां जमींदार तो थे ही और ब्रिटिशर्स तो थे ही, एक तरफ एक और नया बिचौलिया वर्ग बाजार के माध्यम से देखने को मिलता है, और जिसका परिणाम यह होता है कि भारतीयों का शोषण भी इसके माध्यम से होता है। और इसके साथ ही साथ विऔद्योगिकरण, अर्थात विऔद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों को ना लगाया जाना। परंपरागत जो हस्तशिल्प जो उद्योग हुआ करते थे भारत में, उसका क्या किया गया, इसके माध्यम से, इस नीति के माध्यम से उसका विनाश किया गया। और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो हाथ से बनाने वाले जो वस्तुएं हुआ करते थे, उसके जो मजदूर हुआ करते थे, हाथ से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो बनाया करते थे, चाहे सूती वस्त्र हो चाहे रेशमी वस्त्र हो, उससे बड़े पैमाने पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो मजदूर हुआ करते थे, हस्तशिल्प उद्योगों में जो काम किया करते थे, उनका प्रवास कहाँ होता है, गांव की ओर होता है, और गांव पर एक प्रकार का दबाव बढ़ता है, और इससे कहीं ना कहीं भारतीयों का शोषण होता है, और उसका परिणाम यह होता है कि उससे बेरोजगारी हम लोग को देखने को मिलती है। और इसी के तहत हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं, चाहे वो भू राजस्व नीति हो, चाहे कृषि का वाणिज्यीकरण हो, चाहे विऔद्योगिकरण हो, इन तीनों से ही
भारतीयों का शोषण हुआ, और भारतीयों का शोषण जब हुआ अर्थात इससे कहीं ना कहीं भारतीयों पर भी इसके दुष्प्रभाव पड़े और भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक प्रकार का चोट लगा, चोट पहुंचा। और इससे कहीं ना कहीं यदि हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, यदि एक किसान द्वारा अत्यधिक लगान यदि वसूला जाता है तो इससे कहीं ना कहीं उसको साहूकार, महाजन, जो ये विभिन्न प्रकार के जो बिचौलिए हुआ करते थे उनके पास जाना पड़ता था, और वो अत्यधिक ब्याज पर लगान देने का, पैसा देने का कार्य किया करते थे। तो इससे कहीं ना कहीं वो यदि इस लगान को और पैसे को नहीं चुका पाते थे तो उनसे घर या जमीन जो हुआ करती थी वो जबरदस्ती इनसे गिरवी रखवा लिया जाता था, और कई बार उनसे ये जो बिचौलिए हुआ करते थे जबरदस्ती और बिना बताए उनसे कागजों पर साइन करवा लिया जाता था। जमीन के जो कागज हुआ करते थे वो गिरवी रखवा लिया जाता था उनको बिना बताए हुए। तो इससे कहीं ना कहीं ऋण के जाल में फंस जाते थे, चूंकि ब्याज दर भी इतनी हुआ करती थी कि वह आगे आने वाले समय में भी इसको चुका नहीं पाते थे। तो इसके माध्यम से भी शोषण हुआ, अर्थात ऋण ग्रस्तता आई। और जब इनके पास घर नहीं हुआ करता था, घर अगर इनसे छीन जाया करता था तो इनके पास अब कोई अपनी जीविका चलाने के लिए कोई और साधन या माध्यम नहीं रह जाता था, पूंजी नहीं रह जाती थी। तो इससे कहीं ना कहीं ये बेरोजगार हो जाया करते थे, और बेरोजगारी जब आती है तो कहीं ना कहीं यह एक गरीबी का सूचक होती है, और इससे गरीबी देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ जब एक व्यक्ति के पास धन और पैसा नहीं हुआ करता था, किसान के पास नहीं हुआ करता था, और अत्यधिक विऔद्योगीकरण के कारण जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनका पतन हुआ, और जब वो मजदूर गाँव की ओर आए तो कहीं ना कहीं जब जमीन पर और जो गांव की जो जमीन हुआ करती थी उस पर भी दबाव पड़ा। तो इससे कहीं ना कहीं अत्यधिक लोग तो थे लेकिन अत्यधिक रोजगार नहीं था। तो इससे कहीं ना कहीं जो भूखमरी जैसी परिस्थितियां का भी उनको सामना करना पड़ता था, और इससे हम लोग देखते हैं कि अकाल और मृत्यु जैसी भी स्थितियां उत्पन्न हो जाती थी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स द्वारा बड़े पैमाने पर केवल अपने फायदे के लिए ही ये विभिन्न प्रकार की नीतियां लाई गई थी, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में जो रहने वाले किसान थे, चाहे मजदूर थे, चाहे वो विभिन्न क्षेत्र के से संबंधित जो ये मजदूर थे, चाहे वो हाथ से बनाने वाली जो वस्तुएं हुआ करती थी उसके मजदूर थे, ये सारे के सारे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए और ऋण के जाल में फंस गए। तो ये सभी चीजें हम लोग को क्या बताती, चाहे वो ऋण ग्रस्तता हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे अकाल हो, चाहे वो मृत्यु वो, ये सभी जो चीजें भारतीयों को देखने को मिली वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश द्वारा आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही थी उसी का परिणाम था, और ये सब भारतीयों का शोषण करने के कारण हुआ। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो विभिन्न वर्ग थे, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, इनके मध्य एक असंतोष और क्रोध की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि इसके माध्यम से वो बड़े पैमाने पर हम लोग देखते हैं कि गरीबी, भूखमरी, अकाल जैसी जब परिस्थितियां केवल एक ही व्यक्ति, एक ही वर्ग के साथ नहीं हो रहा था, भारत के प्रत्येक वर्ग के साथ हो रहा था, और जब विभिन्न वर्गों के साथ होगा और जब उनकी समस्या और जब उनका दुश्मन अर्थात यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा विभिन्न वर्गों का शोषण किया जा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं ये जो सारे वर्ग थे वो एकजुट हुए, और ब्रिटिश द्वारा अपनाई जा रही जो ये आर्थिक नीतियां थी जिसके कारण इनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, इससे और इनकी नीतियों के खिलाफ ये सारे एकजुट हुए, और इनके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय होता हुआ हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा डाक, तार और रेलवे। और यदि हम लोग बात करें कि डाक, तार, रेलवे का क्या योगदान रहा, हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के काल में उनके समय में आधुनिक प्रणालियां स्थापित की गई जिसके माध्यम से संचार जैसी व्यवस्थाएं लेकर आया गया, जिसके माध्यम से टेलीग्राफ, डाक, तार जैसी व्यवस्थाएं लाई गई, जिसके माध्यम से लोग अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे, लिखकर पहुंचा सकते थे, इन तकनीकों के माध्यम से पहुंचा सकते थे। और इसके साथ ही साथ रेलवे जैसी व्यवस्था भी भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, और जब रेलवे जैसी व्यवस्था लाई गई तो ब्रिटिशर द्वारा इसको इस मकसद से लाया गया था कि भारत के जो विभिन्न क्षेत्र थे, चाहे वो गांव ही क्यों ना हो, वहां पर जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई थी उनकी मांगों की पूर्ति की जा सके, अर्थात ब्रिटिशर द्वारा बड़े पैमाने पर धन अत्यधिक कमाने पर बल दिया गया। तो उनकी मांग यह थी कि अत्यधिक धन कमाया जाए, और इसीलिए रेलवे का लाया गया, भारत में लाया गया, और विभिन्न क्षेत्रों में जो ब्रिटिश द्वारा जो उत्पादित जो वस्तुएं हुआ करती थी, ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति के कारण जो उत्पादित जो वस्तुएं हुआ करती थी बड़े पैमाने पर भारत में लाया गया, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में लाया गया। लेकिन इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि जब रेलवे लाया गया तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारत के विभिन्न जो क्षेत्र थे
भारत के विभिन्न जो राज्य थे, रियासतें जो थी, वो सारी एक दूसरे से जुड़ी, विभिन्न राज्य एक दूसरे से जुड़े। और जब राज्य जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वहां के लोग भी एक दूसरे से जुड़े, और जो विभिन्न जो नेता हुआ करते थे उस समय वे भी एक दूसरे से जुड़े, विभिन्न स्थानों से जुड़े। और ये सब रेलवे के माध्यम से हो रहा था, और रेलवे के माध्यम से इन विभिन्न नेताओं के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे के मध्य विभिन्न विचार पहुंचाए गए। जो विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग थे जो कि जागरूक नहीं थे और ब्रिटिशर्स के वास्तविक चेहरों से परिचित नहीं थे कि किस प्रकार से ब्रिटिश द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है, उन सभी वास्तविक चीजों को, वास्तविकता ब्रिटिशर्स की क्या रही थी भारत को लेकर, कि किस प्रकार से भारतीयों का शोषण किया जा रहा है, वो उजागर करने का कार्य कहीं ना कहीं रेलवे के माध्यम से किया। और विभिन्न क्षेत्र एकजुट हुए, विभिन्न लोग एकजुट हुए, और यही परिणाम रहा कि भारत भी इससे एकजुट हुआ। भारत में राष्ट्रवाद की लहर हम लोग को देखने को मिलती है। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, वो है हमारा आर्थिक राष्ट्रवाद। यदि हम लोग दोस्तों आर्थिक राष्ट्रवाद की हम लोग बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं भारत में जो राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति हुई, राष्ट्रवाद जो उत्पन्न हुआ, कहीं ना कहीं आर्थिक राष्ट्रवाद का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि उदारवादी जो नेता रहे, जैसा कि हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में भी पढ़ेंगे, कि हम लोग देखते हैं किस प्रकार से दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता जैसे विभिन्न प्रकार के ये जो उदारवादी नेता थे, और आरसी दत्त जैसे जो ये विभिन्न जो इतिहासकार थे, आर्थिक इतिहासकार भी थे, दादा भाई नौरोजी और ये आरसी दत्त। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश का जो वास्तविक चेहरा जो है, ब्रिटिश द्वारा किस प्रकार से भारत को लूटा जा रहा है, बड़े पैमाने पर भारत से धन का निष्कासन हो रहा है, अर्थात भारत से धन तो जा रहा है लेकिन उसके बदले में भारत को इससे कुछ लाभ नहीं हो रहा, भौतिक रूप से कुछ लाभ नहीं हो रहा, किसी प्रकार की वस्तुओं का भी इंग्लैंड से नहीं आ रहा है। यदि भारत से धन यदि जा रहा है तो हम लोग देखते हैं कि इसी को उजागर करने का कार्य यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जैसे आर्थिक इतिहासकारों ने किया, और बताया कि किस प्रकार से रेलवे के माध्यम से और विभिन्न वेतन भत्ते जो इंग्लैंड में हुआ करते थे, भारतीय सचिव जो हुआ करते थे, उनकी जो परिषद जो हुआ करती थी, और ब्रिटिश द्वारा विभिन्न सैनिक अभियान किए जाते थे, इन सबके लिए जो पैसा जा रहा था वो भारत से जा रहा था। और इन सबको उजागर करने का कार्य हमारे आर्थिक इतिहासकारों ने, उदारवादी नेताओं के माध्यम से किया गया, और वास्तविक रूप से भारतीयों द्वारा भारत के साथ क्या किया जा रहा था उसको सामने लाने का कार्य यहाँ पर आर्थिक इतिहासकारों ने किया। और कहीं ना कहीं इसी का परिणाम यह रहा कि जब जो ये बुद्धिजीवी हुआ करते थे, जो अभी ये सोचा करते थे, और जो ब्रिटिशर्स की बातों में आए हुए थे, और उनके द्वारा कहा जाता था नहीं ब्रिटिशर्स हमारे शुभचिंतक है, वो हमारे अच्छे के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कुछ जो बुद्धिजीवी हुआ करते थे उनके सामने भी ये बातें लाने का कार्य यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि किस प्रकार से आर्थिक जो इतिहासकार रहे उनके द्वारा किया गया, और इस प्रकार से उनके अंदर जो यह भ्रम था कि वो हमारे शुभचिंतक के रूप में कार्य कर रहे हैं उसको भी तोड़ा गया, और इससे उनके अंदर भी एक क्रोध और एक जागृति अर्थात जो चेतना उत्पन्न हुई कि बताओ हमारे साथ जो ये अंग्रेज हैं कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। इस वास्तविकता को लाने का कार्य किया, और इससे एक राष्ट्रवाद की लहर भी उनके अंदर उत्पन्न होने को देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यदि हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें तो इसमें हम लोग जानते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों का भारत में जो विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक धार्मिक कुरीतियां थी, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, विधवा पुनर्विवाह हो, इन और साथ ही साथ स्त्री शिक्षा हो, इन सभी मुद्दों पर खास तौर से ध्यान दिया गया, क्योंकि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो था उसमें कहीं ना कहीं भारतीय आपस में बटे हुए थे, ऊंची जाति नीची जाति और एक प्रकार की असमानता अत्याचार देखने को मिलता है। तो जब एक भारत में ही इस प्रकार की भारत के लोगों में ही असमानता देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं वह किस प्रकार से ब्रिटिशर द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसका किस प्रकार से विरोध करेंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो ये हमारे बुद्धिजीवी रहे इनका जो प्रमुख जो योगदान रहा कि पहले तो इनके द्वारा ध्यान दिया गया कि भारत में ही जो भारतीयों के मध्य जो असमानता है उसको पहले हम लोग दूर करें और उसके बाद ही हम लोग इस अंग्रेजों से, इन अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं और भारत से इनको भगा सकते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में भारत भारतीयों के लिए एक नारा दिया गया और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद का भी योगदान रहा। यहाँ हम लोग दो प्रमुख पॉइंट की बात कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन भारत भारतीयों के लिए जो नारा दिया गया वो दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से स्वराज्य जो है वो प्रथम बार जो उपयोग किया गया इस शब्द का पहले जो जिसने उपयोग किया वो दयानंद सरस्वती थे। और उनके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स
भले ही कितना भी कहें कि वो हमारे लिए अच्छे हैं, सुखदायी हैं, हम आपके हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता दोस्तों नहीं है। और भारत में भी हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से कई सालों तक, लगभग 200 सालों तक इनके द्वारा भारतीयों का शोषण किया गया। तो इनके द्वारा कहा गया कि हमें स्वराज्य पर बल देना चाहिए, हमें स्वदेशी चीजों को अपनाना चाहिए, अपनी भारतीय चीजों को अपनाने पर बल देना चाहिए, अपने देश से प्रेम करना चाहिए और भारत में जो भी वस्तुएं हैं उनके उपयोग पर बल देना चाहिए। और इसी के माध्यम से कहा इन्होंने भारतीयों के लिए, अर्थात भारत की जो भी चीजें हैं, भारत की जो भी वस्तुएं हैं उनको अपनाया जाए, भारत की संस्कृति को अपनाया जाए। और इसके माध्यम से विभिन्न लोगों में इन्होंने एक जागृति, एक चेतना और उनके अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न करने का कार्य किया। और इसके माध्यम से विभिन्न लोग एकत्रित हुए और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में स्वामी दयानंद सरस्वती का भी योगदान रहा। और दूसरा यदि हम लोग बात करें तो स्वामी विवेकानंद का यह कहना था कि, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने पिछली वीडियोस में भी देखा है किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि भारत में ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो पढ़े लिखे वर्ग है, जो काफी शिक्षित हो चुके हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ये दायित्व तो बनता है, कर्तव्य बनता है कि भारत में जिस प्रकार से अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है और भूखमरी, अकाल जैसी जो परिस्थितियां हैं जो लोगों के बीच एक असमानता उत्पन्न करती है, उनको अशिक्षित रहने देती है और इससे कहीं ना कहीं भारत का विकास होता हुआ देखने को नहीं मिलता है। तो इसके द्वारा स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो भी ये भारतीय शिक्षित वर्ग है, जो कि भारत के धन से ही, भारत की जनता के धन से ही शिक्षित हुए हैं, उनका कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि भारत में जो अशिक्षा है, जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो अकाल जैसी जो परिस्थितियां हैं, इनको दूर करें, इनको निपटारा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे, जो भारत की एक प्रमुख समस्या। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न जो ये युवा वर्ग थे उनको उत्तेजित करने का, उनको एकत्रित करने का प्रमुख जो योगदान दिया गया वह यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया। और एक चेतना उनके अंदर भरी गई इन सभी मुद्दों को लेकर, और इन सभी के माध्यम से ये युवा वर्ग भी एकत्रित हुए और उनके मध्य, उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना, एक राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई और जिससे राष्ट्रवाद का उदय होता हुआ हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन। यदि हम लोग पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि भारत में किस प्रकार से आधुनिक शिक्षा, अर्थात पश्चिमी जो शिक्षा हुआ करती थी, पश्चिमी जो विचार हुआ करते थे, उनको भी यहाँ पर भारत में भारतीयों के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा, अपने हितों के लिए यहाँ पर उनके द्वारा लाया गया था। लेकिन हम लोग को देखने को मिलता है कि किस प्रकार से इनके द्वारा यह प्रयास तो किया गया कि ब्रिटिशर द्वारा कि भारत में ऐसा वर्ग भी उत्पन्न किया जाए, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे वो संख्या में उतने नहीं थे कि भारत में विभिन्न प्रकार के प्रशासनों को संभाल सके, और ना ही ब्रिटिशर द्वारा बड़ी संख्या में वहां से व्यक्तियों को, अधिकारियों को इंग्लैंड से बुलाया गया। क्योंकि हम लोग जानते कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में, अर्थात भारत से भी बाहर लगभग 50 से ऊपर देशों को इनके द्वारा उपनिवेश बनाया गया। तो उन सभी स्थानों पर प्रशासन चलाने के लिए इनको व्यक्तियों की आवश्यकता हुआ करती थी। और इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में भी इनके द्वारा ये प्रयास किया गया, विभिन्न स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज इत्यादि खोले गए, जिनका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था कि भारत में ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग उत्पन्न किया जाए जो भारतीयों के लिए अत्यधिक कार्य ना करे, बल्कि ब्रिटिशर्स के हितों की पूर्ति करे, ब्रिटिशर्स जो कहे वो करे, और ऐसा वर्ग भी, बुद्धिजीवी वर्ग भी इनके द्वारा तैयार किया गया। लेकिन इसके विपरीत हम लोग देखते हैं है कि किस प्रकार से जो मध्य वर्ग हुआ करता था, वो मध्य वर्ग उभरता हुआ हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि काफी पढ़ा लिखा और एजुकेटेड हुआ करता था। और उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ये जो मध्य वर्ग हुआ करता था भारत में, इसके साथ ही शिक्षा के माध्यम से जो विभिन्न वर्ग उत्पन्न हुए, जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की, राजा राममोहन राय द्वारा भी इसके बारे में कहा गया कि अत्यधिक इंग्लिश शिक्षा सीखे, इंग्लिश शिक्षा को पढ़े, अर्थात इंग्लिश शिक्षा पर बल दिया गया, जिसके माध्यम से समझ सके कि भारत और जो पश्चिमी देश है उनमें किस प्रकार से अंतर है, और विचारों और आचारों में किस प्रकार से अंतर है, उनको समझ सके। और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो पश्चिमी देशों में जो क्रांति हो रही थी, चाहे फ्रांसीसी क्रांति हो, चाहे यूनान की क्रांति हो, चाहे इटली में हो रहा जो ये सभी क्रांति हो, उनके माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ जिस प्रकार से वहाँ स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, लोग एकजुट होकर विद्रोह कर रहे थे, अपने देश को आजाद कराने के लिए विद्रोह कर रहे थे उन सभी के खिलाफ जिनके द्वारा इनको उपनिवेश बनाया गया था। उन सबका जो एक प्रेरणा है, उनके द्वारा जो किया जाने वाला स्वतंत्रता संग्राम है, उसने भी भारतीयों को एकजुट किया, और ऐसा उनके अंदर प्रेरणा दी, एक मोटिवेशन भरा कि हम भी एकजुट हो सकते हैं और
क्योंकि ब्रिटिशर इतनी संख्या में भी नहीं थे, तो उनको कहीं ना कहीं हम लोग आसानी से एकजुट होकर उखाड़ फेंक सकते हैं। और इसके साथ ही साथ परिणाम यह भी रहा कि इन क्रांतियों से, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति हो, इन सभी क्रांतियों से हम लोग को विभिन्न पाश्चात्य जो विचार हैं वो भी उत्पन्न होता हुआ देखने को मिलता है, जिसमें कि स्वशासन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लोकतंत्र जैसी भावनाएं और इसके साथ ही साथ ये विचार भी उत्पन्न हुए। और इन सभी विचारों ने उनके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना पैदा की, एकाग्रता की भावना पैदा की, कि जब विभिन्न देशों में यह विभिन्न विचारों के माध्यम से और विभिन्न क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से वो जब आजादी प्राप्त कर सकते हैं और लड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इसी के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद होता हुआ देखने को मिलता है, इसका उदय हुआ। और यदि हम लोग बात करें कि ब्रिटिश शासकों का योगदान, जिसको कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसके पीछे तात्कालीन कारण भी रहे, और कुछ ब्रिटिश के कुछ अधिकारी शासक ही रहे जिनके कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि अंग्रेजों ने एक प्रकार से, अंग्रेजों की नीतियों ने और कुछ इनके शासकों ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, अर्थात जो ये ब्रिटिश जो राज कर रही थी उन्हीं के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया। उनकी नीतियों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि लिटन जो थे, जो लिटन था, वो जो अधिकारी था, जो शासक था, उसके माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो भारत में जो विभिन्न समाचार पत्र हुआ करते थे, भारतीय समाचार पत्र जो हुआ करते थे, उस पर एक प्रकार की उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अर्थात भारतीय अपने विचारों को इन भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं कर सकते थे, उनको लिख नहीं सकते थे। और इसका परिणाम यह हुआ कि चूंकि भारत की यह एक भाषा हुआ करती थी, काफी लंबे समय से भारतीय जो थे, विभिन्न भारतीय जो थे बुद्धिजीवी जो थे, वो समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक और विभिन्न लोगों के मध्य पहुंचा रहे थे। लेकिन जब इसको एकाएक बंद कर दिया गया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया इनकी स्वतंत्रता पर, तो लोगों के मध्य एक प्रकार की उग्रता, एक असंतोष, क्रोध की भावना पैदा हुई। और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो लिटन के द्वारा जो ये नीति अपनाई गई, समाचार पत्र अधिनियम जो लाया गया, उसके खिलाफ भारतीयों में एकजुटता की भावना उत्पन्न हुई। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो ये रिपन भी रहे, उनके काल में हम लोग पाते हैं कि एक इल्बर्ट बिल विवाद काफी फेमस रहा। और यह इल्बर्ट बिल विवाद जो था, हम लोग देखते हैं कि भारत में जो जज हुआ करते थे वो यूरोपीय जज प्रमुख रूप से हुआ करते थे। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीयों की भी समय बदलने के अनुसार यह मांग उठी कि हमें भी ये जो यूरोपीय द्वारा जो विभिन्न मुकदमों की सुनवाई की जाती है, पहले हम लोग देखते हैं कि यूरोपियों पर जो मुकदमा किया जाता था उसकी जो सुनवाई जो हुआ करती थी कोर्ट में, उसमें प्रमुखतः ये जो यूरोपीय हुआ करते थे, यूरोपीय जज हुआ करते थे, उनके द्वारा किया जाता था। लेकिन भारतीयों द्वारा भी ये मांग उठाई गई कि हमें भी इसका अधिकार दिया जाए, कि यदि आप यूरोपीय हैं तो इसके साथ ही साथ हमें भी अधिकार दिया जाए, और यूरोपीय जो भी मामले हुआ करते हैं कोर्ट में आया करते हैं, उस पर हमें भी सुनवाई का अधिकार दिया जाए, हम भी उसकी सुनवाई करें, हम भी उसको सुने। लेकिन हम लोग देखते हैं कि रिपन ने एक तरफ इसको पास तो कर दिया, इल्बर्ट बिल विवाद जो ये हुआ था, इल्बर्ट बिल उसको, लेकिन कहीं ना कहीं इसके खिलाफ अचानक से जो यूरोपीय थे, यूरोपीय जज थे, इन सभी ने एकाएक विद्रोह कर दिया, एकत्रित हो गए, संघ इन्होंने बना लिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि इल्बर्ट बिल जो था उसको वापस रिपन द्वारा ले लिया गया। और अंततः हम लोग देखते हैं कि इसमें जो मूल हम लोग पाते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो भारतीय थे उन्होंने भी सोचा कि जब ये सारे एकत्रित हो सकते हैं किसी भी बात को लेकर, किसी भी नीति को लेकर, मुद्दों को लेकर, तो हम भी इससे कहीं ना कहीं एकत्रित होकर अपनी मांगों को सामने रख सकते हैं और उनको मजबूर कर सकते हैं कि हमारी मांगों को माने। और इसमें हम लोग पाते हैं कि नस्लवादी जो भेदभाव था, जो शोषण था, एक तरफ भारतीय जो कि काले थे और एक तरफ जो अंग्रेज थे जो गोरे थे, इसके माध्यम से भी किया जा रहा था। तो एक नस्लवादी शोषण के माध्यम से, और जिस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज, जो यूरोपीय जो जज हुआ करते थे एकत्रित हुए और अपनी मांग को सामने रखा, इन सभी चीजों ने भारतीयों के मध्य एक चेतना, एक उनकी जागरूक करने का कार्य, उनको दिमागी रूप से मानसिकता बदलने का कार्य किया कि हम भी एकत्रित होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। और इसके माध्यम से वो सभी एकत्रित हुए और राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कर्जन जो था, हम लोग जानते हैं कि कर्जन का प्रमुख जो योगदान रहा भारत में, उसने प्रमुखतः 1905 का जो
बंगाल जो विभाजन था जो कि लॉर्ड कर्जन के काल में किया, उसके माध्यम से भारत को फूट डालो राज करो की नीति ही इसमें भी अपनाई गई और भारत को हिंदू और मुस्लिम जैसे समुदायों में बांटने का कार्य पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल के माध्यम से लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया। लेकिन इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा ये नीति तो अपनाई गई, लेकिन इसके विपरीत हम लोग पाते हैं कि स्वदेशी जैसा आंदोलन अर्थात अपने देश की चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपनाया जाए, अपने देश पर अत्यधिक बल दिया जाए, इसके विपरीत हम लोग को देखने को मिलता है। और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से न केवल बंगाल में बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका विद्रोह हुआ, विभिन्न लोग एकत्रित हुए और इसने कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो भी आंदोलन थे, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, उन सबको प्रेरणा देने का कार्य भी इसने दिया। इसमें बड़े पैमाने पर ब्रिटिश की जो वस्तुएं हुआ करती थी उसकी होलिका जलाई गई, उसका बहिष्कार किया गया और भारत ये सभी केवल एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा रहा था बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से इसको किया गया। और ये ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई जो ये नीति थी बंगाल का विभाजन, हिंदू मुस्लिम में विभाजन, इसी ने भारतीयों को एकजुट होने का भी एक परिणाम दिया, एक मौका दिया और इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा पत्र पत्रिकाओं का योगदान। दोस्तों यदि हम लोग बात करें पत्र पत्रिकाओं का योगदान तो हम लोग जानते हैं कि भारत में विभिन्न क्षेत्र विभिन्न राज्य हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में यदि भारतीय है और हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश काल के समय विभिन्न प्रकार के एक्ट भी अपनाए गए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसा कि अभी हम लोग ने बात भी किया, तो इन समाचार पत्र पत्रिकाओं का योगदान भी प्रमुख रूप से हम लोग को देखने को मिलता है कि इस प्रकार से पत्र पत्रिकाओं से जो भारत के विभिन्न क्षेत्र हुआ करते थे और भारत के जो स्थानीय क्षेत्र भी हुआ करते थे जैसे कि बंगाल, उन वहाँ के जो बुद्धिजीवी हुआ करते थे उनके माध्यम से अपने विचारों को वहाँ की भाषा में और साथ ही साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य जो भाषाएं जो हुआ करती थी उस भाषा में लिखकर भारत के समक्ष भारतीयों के समक्ष जो ब्रिटिश द्वारा जो भारत में किया जा रहा था, भारतीयों को जो शोषण किया जा रहा था, भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो, उन सभी को इसके माध्यम से लिखकर उजागर करने का कार्य किया गया। इसके माध्यम से उनके जागरूक करने का कार्य किया गया कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों को मारा जा रहा है, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, केवल अपने लिए अच्छी नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है और भारतीयों के साथ एक प्रकार का पक्षपात किया जा रहा है, नस्ल भेद किया जा रहा है, काले गोरे का भेद किया जा रहा है, इसके माध्यम से किया गया। और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से पत्रकारिता का जो अग्रदूत जो बेसिकली कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उनके माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया गया कि जिस प्रकार से ब्रिटेन जो है, जो इंग्लैंड जो है, उसमें जिस प्रकार से योगदान है, प्रेस अपनी बातों को रख सकती है, वहां पर विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को रख सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों को तक पहुंचा सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं, तो हमें भी अधिकार दिया जाए। तो इससे कहीं ना कहीं व्यक्तियों के मध्य एक जागरूकता पैदा करने का कार्य भी यहाँ पर राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया और खुद राजा राम मोहन राय ने भी विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं का अनुवाद भी किया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन का भी एक प्रमुख योगदान रहा और उसके माध्यम से दयानंद सरस्वती को कहा गया कि जो भी आप अपने विचार लिखते हैं वो संस्कृत भाषा में ना लिखकर हिंदी भाषा में लिखें, क्योंकि अत्यधिक लोगों तक आपके विचार पहुंच सकेंगे। और उस समय हिंदी भाषी लोग भी अत्यधिक हुआ करते थे जिससे कि विचार आपके पढ़े जा सकेंगे और अत्यधिक लोग पढ़ेंगे और इससे कहीं ना कहीं जो जागरूकता है वो लोगों के मध्य बढ़ेगी कि भारतीय समाज में आखिर चल कैसा रहा है, भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। और हम लोग पाते हैं कि इनके द्वारा हिंदी में लिखा गया और आगे जाकर राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में जो हिंदी थी उसको मान्यता भी होता हुआ हम लोग को देखने को मिलता है। और राजभाषा को एक राष्ट्रभाषा के रूप में योगदान उसको दिलाने का प्रमुख योगदान यहाँ पर केशव चंद्र सेन की सलाह पर दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जब एक प्रकार की भाषा को अत्यधिक लोग पढ़ेंगे, अत्यधिक जब व्यक्ति पढ़ेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं उनके मध्य एक जागरूकता उत्पन्न होगी। आपसी जो ये लोग हैं एक दूसरे के पास विभिन्न विचारों को लेकर बात करेंगे और इससे कहीं ना कहीं एकाग्रता और एकजुटता जो ब्रिटिशर द्वारा विभिन्न नीतियों को अपनाया जा रहा था, इन सभी के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पता चलेगा। और इससे हम लोग पाते हैं कि इन सभी जो ये कारण रहे, इन्होंने भारतीयों के मध्य एक राष्ट्रवाद के उदय के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।